मैं अगर मर जाऊं तो मुझे फैसलाबाद की पिच के ऊपर दफनाना, क्योंकि यहां पे कभी कुछ होता ही नहीं है। फास्ट बॉलर्स को कोई हेल्प ही नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बॉलर डेनिस लीली ने 1980 में कहा था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, और बॉलर्स को वहां पे इतनी मार पड़ी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 617 किया। ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी कैप्टन ग्रेग चैपल ने वहां पे 235 की इनिंग्स खेली। ये वो जमाना है 1980 का। उस जमाने में टेस्ट मैच के दौरान एक दिन रेस्ट भी होती थी, तो चौथे दिन का जो खेल होता था उस दिन खेल होता ही नहीं था। तो जो डे 4 था वो टेक्निकली डे 5 भी होता था, क्योंकि डे 4 दोनों टीमें आराम से रेस्ट करती थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने तो 617 किया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने एक इनिंग्स में 49 ओवर्स फेंक दिए। आज के जमाने में आप तवक्को कर सकते हो कोई फास्ट बॉलर एक इनिंग्स में 49 ओवर्स फेंके? अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया की यहां पे बॉलिंग आती है, इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच था। 11 के 11 बंदों ने ऑस्ट्रेलियन टीम में बॉलिंग करा दी, क्योंकि पिच पे कुछ मौजूद ही नहीं था। वहां पाकिस्तान के लेजेंडरी बैटर जवेद मियांदाद ने भी 100 लगाया, और तस्लीम आरिफ साहब ने भी 210 रन की नॉट आउट की बारी खेली। जवेद मियांदाद साहब भी नॉट आउट थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि डेनिस लिली ने, जिन्होंने ये कह तो दिया कि मैं मर जाऊं तो मुझे इस पिच के ऊपर दफना देना क्योंकि इसके ऊपर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, डेनिस लिली ने खुद सिर्फ 21 ओवर किए। बड़ी जल्दी बस हो गई यार आपकी। यानी सरफराज नवाज साहब 49 ओवर कर गए, वो कुछ नहीं बोले। और ऑस्ट्रेलिया में यार इतनी गर्मी पड़ती है, मैं तो सोच रहा हूं थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए था डेनिस लिली साहब को। सिर्फ 21 ओवर्स करके उनकी बस हो गई। एनीवेज, काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की। जितने लोग फैसलाबाद में स्पेशली ये वीडियो देख रहे हैं, जफ्फी डाल के आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जश्न का समा है फैसलाबाद में, और इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं फैसलाबाद के, वो पहुंच चुके हैं फैसलाबाद में, और टिकटें बिक चुकी है तीनों वनडेज की। क्योंकि भाई साहब, 17 साल के बाद हमारे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट इज कमिंग बैक। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे खेला जाएगा। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले वनडे मैच का प्रीव्यू, जिसमें मैं आपको ग्राउंड की हिस्ट्री बताऊंगा, नंबर्स बताऊंगा, और एक आधा कोई इंटरेस्टिंग वाकया भी बता दूंगा। चलो, अभी डेनिस लिली का मैंने आपको वाकया सुनाया है। एक दूसरा वाकया ऐसा है कि उसके बगैर क्रिकेट अधूरी है। यानी जब क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी ना, तो ये जो दूसरा वाकया जो अभी आपको मैं सुनाने लगा हूं, इसके बगैर क्रिकेट की तारीख नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि दो मुल्कों की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई थी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी एंड पाकिस्तान, ये बड़ी पुरानी बात है। 1987 में इंग्लैंड की टीम टूर कर रही थी पाकिस्तान का। ये उस जमाने की बात है जब पाकिस्तान इंग्लैंड के पॉलिटिकल लेवल पे कोई हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अच्छा, टेस्ट मैच चल रहा है, और पाकिस्तान के एक अंपायर थे शकूर राणा साहब, जो कि बड़े फेमस थे अपने इंटरेस्टिंग डिसीजंस की वजह से। टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान माइक गेटिंग की थोड़ी सी अनबन चल रही थी अंपायर के साथ। एक दो दफा देखा गया उस टेस्ट मैच में कि माइक गेटिंग कोई फजूल में एक आधी कोई अपील करने की कोशिश करते रहे, या अंपायर के पास से जरा गुजरे, तो थोड़ी टसल चल रही थी इनकी। इंटरेस्टिंगली, पाकिस्तान के अंपायर शकूर राणा स्क्वायर लेग पे खड़े हुए थे। टेस्ट मैच के दूसरे दिन की बात है, पाकिस्तान उस जमाने में भी स्ट्रगल कर रहा था। पाकिस्तान के 106 पे 5 आउट थे। इंग्लैंड फुल रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहा है कि अभी बस पाकिस्तान को हमने ऑल आउट कर देना है। एक बॉलिंग चेंज होता है, इंग्लैंड के बॉलर आते हैं एडी हेमिंग्स बॉल करने। जैसे ही वो अपना रन अप लेते हैं और बिल्कुल बॉल फेंकने लगते हैं, इसके दरमियान में कहीं पे इंग्लैंड के कप्तान ने एक फील्डिंग चेंज कर दी, यानी फील्डर को मूव करने का कहा। वहीं पे शकूर राणा साहब ने ना
डेड बॉल का इशारा कर दिया। भाई साहब, माइक हेमिंग की पहले ही टसल चल रही थी अंपायर शकूर राणा के साथ। माइक जाता है शकूर राणा के पास, दोनों में अनफॉर्चुनेटली गालियों का एक्सचेंज होता है, और बड़ी उस जमाने में इसको अगली पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जहां पे शायद पहली दफा देखा गया था कि कोई कप्तान अंपायर को गालियां भी निकाल रहा है और ऐसे उसको उंगली भी दिखा रहा है। और उस जमाने में स्टंप माइक ने, जो भी हल्का फुल्का स्टंप माइक उस जमाने में था, उसने काफी इंटरेस्टिंग आवाजें भी रिकॉर्ड की थी, जहां पे इंग्लैंड के कप्तान थोड़ी थोड़ी देर के बाद बातें लगा रहे थे शकूर राणा को कि जी हमारी टीम के लिए कोई और रूल, पाकिस्तान के लिए कोई और रूल। बाय द वे, ये वही जमाना है जहां पे होम सीरीज में हर मुल्क का अंपायर अपनी टीम को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करता था। एंड क्रेडिट गोज टू द ग्रेट इमरान खान, जिनकी वजह से आज न्यूट्रल अंपायर्स दुनिया में हैं, तो यहां पे उनका नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। एनीवेज, जब इंग्लैंड के कप्तान ने ये बदतमीजियां शुरू की और सारी दुनिया ने ये विजुअल्स देखे कि यार क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, और इंग्लैंड वाले तो बड़ा ऑन करते हैं क्रिकेट को कि जी ये जेंटलमैन्स गेम है, लॉर्ड्स में ये सारे सूट पहन के मैच देखते हैं। तो भाई साहब 1987 में सारी दुनिया में ना हलचल मच गई कि यार ये हमने क्या देख ली है। शकूर राणा साहब ने आई थिंक बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने कहा भाई साहब जाओ करा लो टेस्ट मैच। कोई टेस्ट मैच नहीं होगा भाई साहब, टेस्ट मैच तीसरे दिन का हुआ ही नहीं, खेल ही नहीं हुआ। अब ये बात बड़ी फैल गई, और इंग्लैंड, यानी ये 1987 की बात है, तब या तो ऑस्ट्रेलिया होती थी या तो इंग्लैंड होती थी, या वेस्ट इंडीज उस जमाने में राज कर रही थी, वर्ल्ड कप जीते हुए थे वो भी 2। तो ये पाकिस्तान इंडिया, इनको कोई कुछ समझता नहीं था उस जमाने में। इंडिया 83 में एक वर्ल्ड कप जीती हुई थी, लेकिन स्टिल ये गोरे उनको कुछ समझते नहीं थे। ये वो जमाना था जहां पे पाकिस्तानी एक अंपायर ने खड़े होके इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में आंखें दिखा दी इंग्लैंड के कप्तान को। जब टेस्ट मैच नहीं शुरू हुआ, अब गोरे, आपको पता है अब T20 क्रिकेट आ गई है तो थोड़ी ये जनरेशन बदल गई है, लेकिन उस जमाने में वो क्रिकेट को बड़ा सूट पहन के देखते थे, और जो जिनके पास टीवी नहीं थे वो सूट पहन के रेडियो में सुनते थे। इतना क्रेज था। जब तीसरे दिन का खेल शुरू नहीं हुआ तो गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ा। पाकिस्तान में जो उस टाइम ब्रिटिश एम्बेसडर मौजूद थे, सर निकोलस ब्रिंगटन, उनको इन्वॉल्व होना पड़ा। उनको इंग्लैंड से प्राइम मिनिस्टर की कॉलें आ रही हैं, यहां पाकिस्तान गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो गई कि भाई साहब टेस्ट मैच शुरू कराओ, क्योंकि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम उस जमाने में पाकिस्तान में आई हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंस रखती थी बात। तो अंपायर शकूर राणा ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि इंग्लैंड के कप्तान रिटर्न में मेरे से माफी मांगे, अदरवाइज टेस्ट मैच शुरू नहीं होगा। ब्रिटिश एम्बेसडर सर निकोलस ब्रिंगटन ने कहा इंग्लैंड के कप्तान को कि आप गलती पे हैं, आप लिख के माफी मांगे। माइक गेटिंग ने लिख के माफी मांगी, और उसके बाद जाके ये टेस्ट मैच शुरू हुआ। फैसलाबाद में बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने साल फैसलाबाद में क्रिकेट नहीं हुई, और अभी कल से इंशाल्लाह फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। इस चीज की हमें बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन फैसलाबाद का स्टेडियम बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान के हर शहर में कम से कम कोई 30-40 हजार कैपेसिटी वाला स्टेडियम होना चाहिए। जो ऑफिशियल कैपेसिटी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की है वो तकरीबन 17,000 है, लेकिन यहां पे 18-19 हजार बंदा आ ही जाता है अंदर। तो पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। अब थोड़ा नंबर्स और स्टैट्स पे आते हैं कि पहले यहां पे कितने मैच हुए हुए हैं और किसने क्या यहां पे किया हुआ है। पाकिस्तान का यहां पे रिकॉर्ड किया है, यहां की पिच कैसा खेलती है। वैसे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पे पिच कैसा खेलती है। मिसाल के तौर पे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, लेकिन अगर मैं काफी रिसेंट हिस्ट्री इसमें शामिल करूं, एक हमारा यहां पे चैंपियंस कप हुआ था, इसके आप टोटल सुन लो। मार्कहोर्स थी एक टीम, उन्होंने यहां पे पहले बैटिंग करते हुए 347 किया था 50 ओवर्स में। फिर स्टैलियंस की टीम थी, उन्होंने यहां पे पहले बैटिंग करते हुए 336 किया। फिर पैंथर्स की टीम थी, उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए
328 किया, फिर उसके बाद यहां पे 283 लगता है, फिर 284 लगता है, फिर 367 लगता है, फिर 344 लगता है, फिर 326 लगता है, और मतलब ये कहानी चलती रहती है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा मानता हूं कि डोमेस्टिक का जितना मर्जी बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो, जो इंटरनेशनल पिच होती है ना, वो हमेशा डिफरेंट खेलती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ना कुछ इस पिच में जान डालने की कोशिश की होगी, लेकिन वही डेनिस लीली वाली बात, आप फैसलाबाद की पिच में कितनी की जान डाल लेंगे। यहां पे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान वनडे के नए कप्तान शहीन शाह अफरीदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी सुना करो ताकि मैच से पहले आपको आइडिया हो जाए कि कप्तान का माइंडसेट क्या है। एक काफी इंटरेस्टिंग बात शहीन शाह अफरीदी के मुंह से निकली। पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि कल अगर टॉस जीता, फैसलाबाद का फट्टा पिच है, व्हाट यू थिंक, पाकिस्तान बैटिंग करेगा? नहीं, मुझे लगता है अगर पाकिस्तान ने कल टॉस जीता, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान कल बॉलिंग करेगा। शहीन शाह अफरीदी से जब कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन हुआ तो शहीन ने कहा कि देखें, हमने पहले भी यहां पे मैचेस खेले हुए हैं डोमेस्टिक के, चैंपियंस कप वगैरह। यहां पे उस जमाने में बड़ी गर्मी पड़ रही थी, और कोई भी टीम कभी भी नहीं चाहेगी कि वो टॉस जीत के शिखर दोपहरे बॉलिंग का फैसला कर ले। इसीलिए यहां पे उस टूर्नामेंट में बैटिंग फर्स्ट प्रेफर की जा रही थी, एक तो विकेट भी सीधा, ऊपर से बॉलिंग भी ना करनी पड़े। लेकिन अब भाई साहब, हम हैं नवंबर में, और लाहौर में जितनी ड्यू पड़ रही थी, फैसलाबाद में और लाहौर में कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। जैसा मौसम लाहौर में है, तकरीबन वैसा मौसम फैसलाबाद में होना है। अब पाकिस्तान टीम ने गलती क्या की, ओरिजिनल प्लान के मुताबिक पाकिस्तान ने आज जो ट्रेनिंग करनी थी ना, वो रात की ट्रेनिंग थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने हमें इन्फॉर्म भी किया कल रात को कि पाकिस्तान ने जो आज ट्रेनिंग करनी है वो रात की ट्रेनिंग है। लेकिन फिर लेट नाइट एक और मैसेज कन्वे किया जाता है कि नहीं, अब हमारा प्लान चेंज हो गया है, पाकिस्तान टीम अब ट्रेनिंग करेगी सुबह 11:30 बजे। तो जो तस्वीरें आपके सामने हैं, पाकिस्तान ने जो आज ट्रेनिंग की है, पाकिस्तान सुबह 11:30 बजे ट्रेनिंग करने आया था। क्यों? अगर आप रात की ट्रेनिंग करते, आपको ड्यू का आइडिया हो जाता। अभी भी ऑब्वियसली आप फैसलाबाद के होटल में ही हो, आपको कोई भी देख के बता देगा। यहां टीम के 1-2 बंदे जाके देख सकते हैं, 1000 लोग होंगे बताने के लिए कि कितनी ड्यू पड़ रही है। लेकिन जो कप्तान, कोच, प्लेयर्स ने ग्राउंड में खड़े होकर फील्डिंग सेशंस करने थे, बॉलर्स ने बॉलिंग सेशंस करने थे, बैटर्स ने बैटिंग करनी थी, स्पिनर्स ने बॉल करनी थी, एज ए यूनिट जो आपको ड्यू का आइडिया होना था ना, वो बेहतर होता। लेकिन चलो, पाकिस्तान ने आज दिन के टाइम ट्रेनिंग की है। अब पाकिस्तान अगर कल टॉस जीतती है तो शहीन शाह अफरीदी की कन्वर्सेशन के मुताबिक ड्यू फैक्टर यहां पे आ सकता है। तो अगर इनके दिमाग में ड्यू फैक्टर हुआ, और आज रात को अगर किसी ने इनको बता दिया कि हाँ जी, स्टेडियम में अच्छी खासी ड्यू पड़ रही है, वैसे तो ये जिस होटल में भी हैं वहां पे भी ड्यू पड़ेगी, सीधी सी बात है, बड़ा होटल है, वहां पे भी लॉन शॉन है, तो अगर वहां पे ड्यू पड़ रही है तो फैसलाबाद स्टेडियम में भी पड़ेगी। तो अगर ड्यू पड़ जाती है तो पाकिस्तान कल टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करेगा। मौसम भी बेहतर है। अब मैं आपको शहीन की वो कन्वर्सेशन का एक पॉइंट यहां पे याद करवाता हूं। शहीन ने कहा था कि चैंपियंस कप में यहां पे बड़ी गर्मी थी, लेकिन अब मौसम बहुत बेहतर है। यानी अगर पाकिस्तान दोपहर को 3 बजे बॉलिंग करने के लिए आता है तो ये थोड़े रिलैक्स होंगे कि ज्यादा गर्मी नहीं है, बड़ा अच्छा परफेक्ट वेदर फॉर क्रिकेट। पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा और रात को आराम से पाकिस्तान चेज करेगा। और इंटरेस्टिंगली यहां पे जो 16 मैच खेले गए हैं, 8 मैच वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, और 8 ही मैच वो टीम जीती है जिसने चेज की है। तो बिल्कुल इक्वल है। पिच की जो हालत है, फटा पिच है, डेनिस लीली वाली बात, कुछ नहीं है इस पिच में। पहले बैटिंग करो या बाद में बैटिंग करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ना। पिच ने अपनी हालत नहीं बदलनी। एक चीज जो दोनों टीमों को फोर्स करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन का फैसला करने के लिए, वो ड्यू है। अगर ड्यू पड़ी, पाकिस्तान कल
पहले बॉलिंग करेगा ताकि रात को साउथ अफ्रीका को बॉलिंग करनी पड़े और उनको ड्यू में पाकिस्तान फंसाए। अच्छा, अब आपके सामने पाकिस्तान का वनडे का स्क्वाड है। ये वनडे का स्क्वाड आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन ये कि आपने अभी T20 क्रिकेट देखी है, आप रिफ्रेश हो जाओगे कि कौन कौन से लड़के आपके वनडे की टीम में हैं। आपकी वनडे की टीम में है शहीन शाह अफरीदी कप्तान है, अबरार अहमद T20 में भी थे, बाबर आजम को अपनी फॉर्म कंटिन्यू करनी चाहिए, फहीम अशरफ मैन ऑफ द सीरीज थे T20 सीरीज में, फैसल अकरम को बुलाया गया है वनडे सीरीज के लिए। आई होप कि इनको गेम भी मिले। फखर जमान T20 में इनको कोच ने कहा था कि फखर टेक्निक पे काम करना चाहता है, जो कि एक बोंगी थी। फखर जमान इज बैक इन ओडीआईज। हारिस राउफ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? करते हैं हारिस राउफ पे भी बात। हसीबुल्लाह दूसरे आपके विकेट कीपर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इनको गेम मिलेगी क्योंकि मोहम्मद रिजवान को आपने कप्तानी से उतारा है और उनको गेम्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, कंसीडरिंग 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, तो उसका कॉन्फिडेंस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन नवाज, हुसैन तलत, जिनको पहले T20 में रखा गया था, ड्रॉप किया गया एशिया कप के बाद, अब उनको वनडे में एडजस्ट किया गया। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। अब ये स्क्वाड को हम 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हटाते हैं और मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं। इससे पहले जो पाकिस्तान ने वनडे सीरीज खेली है वो कौन सी खेली थी? याद है? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो हमने 3 T20 अमेरिका में और 3 वनडे वेस्ट इंडीज में खेले थे पोर्ट ऑफ स्पेन में। पाकिस्तान वो 2-1 से सीरीज हारा था। और आपको क्या याद है कि पाकिस्तान वो वनडे सीरीज क्यों हारा था? क्योंकि आप एक भी मैच में आपने अपना चौथा मेन बॉलर नहीं खिलाया। आप 3-3 बॉलर्स के साथ जा रहे थे और आप ऑलराउंडर्स पे डिपेंड कर रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने सामने यहाँ पे पहले वनडे का स्कोर कार्ड खोल लेता हूं, तो भाई साहब पाकिस्तान के आप बॉलर सुनो और आपने बताना है कि इनमें मेन बॉलर कितने हैं। शहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर, नसीम शाह मेन बॉलर, साइम अयूब पार्ट टाइमर ऑलराउंडर, मैं मेन बॉलर में कंसीडर नहीं करूंगा, सुफियान मुकीम मेन बॉलर, सलमान अली आगा ऑलराउंडर मेन बॉलर नहीं है, फहीम अशरफ अगेन ऑलराउंडर, उन्होंने भी यहाँ पे 3 ही ओवर कराए थे तो वो भी कोई मेन बॉलर नहीं थे। यानी वनडे जो कि 50 ओवर की गेम है, आप 50 ओवर की गेम में 3 बॉलर्स को लेके जा रहे हो। नसीम स्ट्रगल कर रहा था उस सीरीज में भी, उसने ओवरऑल स्ट्रगल ही की थी और 3 बाकी आपके पास ऑलराउंडर थे, आपने बाकी ऑलराउंडर्स में ओवर डिवाइड किए। अच्छा, उसके बाद दूसरे वनडे में आ जाते हैं। दूसरे वनडे मैच में अब अगेन मैं मेन बॉलर गिनूंगा। शहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर, हसन अली मेन बॉलर, अबरार अहमद मेन बॉलर। बाकी बॉलर्स कौन है? मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और सलमान अली आगा। अब नवाज कर लेता है बॉलिंग, मतलब नवाज रेगुलरली करता रहे, लेकिन स्टिल वनडे में आपके पास एटलीस्ट 4 पूरे बॉलर होने चाहिए। 5वां नवाज हो सकता है तो मजा आ जाएगा। 5वां नवाज हो और नवाज के साथ आपकी प्लेइंग 11 में साइम अयूब और आगा तो होते ही होते हैं। तो अगर नवाज को थोड़ी सी कुट पड़ भी जाती है तो भाई साहब आपके पास नीचे साइम और आगा हैं जो 2-2 3-3 ओवर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप तवक्को ये कर रहे हैं कि साइम आगा ये आपको 5-5 10-10 ओवर करके वनडे मैच जिताएंगे तो आपकी भूल है। मतलब ये जो दूसरा वनडे मैच है ये पाकिस्तान हारा था और इस मैच में सलमान अली आगा को 3 ओवर्स में 33 रन पड़े थे और साइम अयूब को भी 33 रन पड़े थे, लेकिन 4 ओवर्स में। यानी साइम अयूब की इकोनॉमी थी 8 की और सलमान अली आगा की इकोनॉमी थी 11 की। अबरार की इकोनॉमी थी 3 की। मेन बॉलर जब होगा डिफरेंस पड़ेगा। तो आपने दोनों मैचों में अपनी प्लेइंग 11 नहीं खिलाई पूरी, बॉलर्स पूरे नहीं खिलाए। चलो तीसरे में पाकिस्तान ने शायद अपनी गलतियों से सीख लिया हो, लेकिन नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने 294 यहां पे खाया और खुद बाय द वे पाकिस्तान 92 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन चलो उस पर हम अभी नहीं जाते। पाकिस्तान के अगेन तीसरे मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स गिन लेते हैं। नसीम शाह मेन बॉलर, हसन अली मेन बॉलर, हुसैन तलत को लाया गया, क्या वो मेन बॉलर है? नहीं, मैं काउंट नहीं करूंगा। अबरार अहमद मेन बॉलर, फिर साइम अयूब और मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज को 9 ओवर्स में 60 पड़ता है, यानी फिर आप 3 मेन बॉलर्स के साथ गए। तो भाई साहब वेस्ट इंडीज की आखिरी सीरीज में
आप लगातार 3-3 बॉलर्स के साथ जाते रहे हो, ये दुआ करके कि यार हमारे ऑलराउंडर्स को आज मार ना पड़े। क्या ऐसे आप कोई बायलैटरल जीतोगे? शायद। क्या ऐसे आप वर्ल्ड कप जीतोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 मेन बॉलर, 2-3 ऑलराउंडर्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आपको मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा। अगर शहीन शाह अफरीदी एक अग्रेसिव कप्तान है, जो कि पीएसएल में तो उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की हुई है, ही शुड गो विद एट लीस्ट 4 फुल बॉलर्स। अब मैं दोबारा आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड लेके आ जाता हूं। अभी मैं बैटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, तो हम पाकिस्तान के 4 बॉलर्स निकालते हैं। शहीन शाह अफरीदी खुद, इनके साथ हारिस रऊफ, मुझे लगता है शहीन शाह अफरीदी कंफर्टेबल फील करते हैं। तीसरा फास्ट बॉलर, नो ब्रेनर, पाकिस्तान को वसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए। और फिर आपका चौथा स्पिनर अबरार या फैसल अकरम, किसको खिलाना है आपने, ये इनका डिसीजन है। अबरार को खिलाओगे तो ठीक है, फैसल अकरम को खिलाओगे तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा कि चलो यार आपने यंगस्टर को गेम दी है। तो मेरे ख्याल से जो चौथा बॉलर है वो फैसल अकरम है। और साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल ही माठी है, बिल्कुल ही माठी है। कोई उनका एज सच कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ गया वनडे खेलने कि ही इज बैक, नहीं भाई साहब, फारिक टीम है उनकी। तो फैसल अकरम आपका चौथा बॉलर हो गया। अब ये 5 बॉलर्स के साथ तो कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन चलो पांचवा आपके पास आगा भी होगा, पांचवा आपके पास नवाज भी होगा। एटलीस्ट 4 ऑप्शंस पूरी खिलाओ। मेरे हिसाब से आप साउथ अफ्रीका की इस बैटिंग को 4 के साथ भी पकड़ सकते हो, लेकिन पांचवी आपके पास आगा की ऑप्शन भी है, नवाज की भी है, साइम की भी है, क्योंकि ये तीनों ने आपकी प्लेइंग 11 में खेलना है। और अगर फहीम अशरफ भी होता है तो उसको भी आप करा सकते हो। पाकिस्तान गलती क्या कर रहा था? 3 पूरे खिला रहा था, चौथा डिपेंड कर रहा था, पांचवा डिपेंड कर रहा था। एटलीस्ट 4 पूरे खिलाओ कि यार 40 ओवर तो हमारे सिक्योर हो। तो पाकिस्तान को एटलीस्ट 4 फुल बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। अगर कल भी पाकिस्तान चली गई 3 पूरे बॉलर और बाकी ऑलराउंडर्स के साथ, तो फिर आप कप्तान शहीन को बनाओ, रिजवान को बनाओ, आगा को बनाओ या फुरकान भट्टी को बनाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि फैसले तो द ग्रेट आकिब जवेद फिर करके भेज रहे हैं ना ऊपर से। फिर तो जिसको मर्जी कप्तान बना लो। तो शहीन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन अपनी कितनी मनवा पाते हैं, ये इस सीरीज में मुझे काफी हद तक आइडिया हो जाएगा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देख के। अच्छा, दोबारा से हम लायलपुर पे वापस आ जाते हैं। फैसलाबाद को पहले लायलपुर कहते थे, जुगतें बहुत लगती हैं फैसलाबाद में तो कल कोई जुगत ना लगाए प्लेयर्स को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान का ना एक टेस्ट मैच देखने गया, लाहौर में टेस्ट मैच था, शायद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, मुझे अब ये भी नहीं याद, बहुत पुरानी बात है भाई साहब, मैं क्लास 3 या क्लास 4 में था, बहुत पुरानी बात है। इतनी भी पुरानी बात नहीं है कोई मुझे कहे तू 50 साल ना है। फैसलाबाद में मैच है ना, मेरे अंदर से भी जुगत निकल रही है एनीवेज, तो वहां पे मोहम्मद यूसुफ थे प्रॉबेबली, वो थर्ड मैन पे खड़े हुए थे। तो टेस्ट मैच था, इतने ज्यादा लोग नहीं आए हुए थे, गर्मी थी मेरा ख्याल है, दोपहर का टाइम था। तो एक बंदे ने ना नीचे आके मोहम्मद यूसुफ को जुगते लगाना शुरू कर दी, मजाक मजाक में, मतलब वो फनी वे में वो जुगते लगा रहा था। तो हालांकि वो लाहौर है, तो सोचो फैसलाबाद वाले क्या करेंगे, लेकिन अभी फैसलाबाद वाले कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रिकेट के लिए बड़े सालों से इंतजार कर रहे हैं। मतलब जो आखिरी वनडे मैच फैसलाबाद में खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। 2008 में जिंदगी क्या थी, 2008 में आप सब कहां पे थे, क्या करते थे आप लोग 2008 में, और आपकी क्या एज थी, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। एनीवेज, फैसलाबाद में जी टोटल आज तक सिर्फ 16 वनडे मैच खेले गए हैं। अगेन जैसा मैंने आपको बताया पहले कि यहां पे अगर आप बैटिंग फर्स्ट करो तो 8 मैच आप जीते हो 16 में से, और अगर आप चेज करते हो यानी बैटिंग सेकंड करते हो तो फिर भी आप यहां पे 8 मैच ही जीते हो। यहां पे जो हाईएस्ट स्कोर है किसी भी बैटर का वो पाकिस्तान के लेजेंडरी बैटर मोहम्मद यूसुफ का ही है, जिन्होंने यहां पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नॉट आउट 108 की इनिंग्स खेली थी। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स यहां पे बैक इन 1984 मुदस्सर नजर ने यहां पे 4 आउट किए थे 27 रन दे के अगेंस्ट न्यूजीलैंड। काफी पुराना रिकॉर्ड है, स्टेडियम भी बड़ा पुराना है, ये 70s में कहीं पे बना था स्टेडियम, और पाकिस्तान चाहता था कि इस स्टेडियम में हम आगे 87 वाले वर्ल्ड कप के मैच करवाएं, लेकिन उस वर्ल्ड कप में यहां पे कोई मैच नहीं हुआ। 96 के वर्ल्ड कप में यहां पे 2 मैच हुए थे। एनीवेज, तो यहां पे जी
जो हाईएस्ट टीम टोटल है वो पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान ने यहाँ पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 314 किया हुआ है और पाकिस्तान के 7 आउट थे। उसके बाद यहाँ पे जो लोएस्ट टोटल है वो वेस्ट इंडीज का है। वेस्ट इंडीज यहाँ पे 151 पे ऑल आउट हुई है, जो कि मतलब हम तो खैर जब आउट होने पे आते हैं तो काफी कम पे आउट हो जाते हैं, लेकिन फैसलाबाद के फटे पिच पे लोएस्ट टोटल भी 151। तो सोचो यहाँ पे टोटल लगना ही लगना है तगड़ा। यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है, सबसे बड़ा टारगेट, वो 245 है, लेकिन पुरानी बात है, अगेन वही 2008 की। अब यहाँ पे आई एम श्योर ज्यादा बेहतर विकेटें हैं। 245 रन यहाँ पे पाकिस्तान ने चेज किए थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे 2008 में। और यहाँ पे जो एवरेज रन पर विकेट है, यानी कितने रन हो तो तकरीबन पहली विकेट गिरती है, वो 30 रन हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका यहाँ पे आज तक 3 वनडे मैच खेले हुए हैं। पहला वनडे मैच 94 में हुआ था, पाकिस्तान ने वो 6 विकेटों से जीता था। दूसरा वनडे मैच 2003 में था, जो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 13 रन से जीता था। और आखिरी दफा यहां पे 2007 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने वनडे मैच खेला था, जो पाकिस्तान ने 6 विकेटों से जीता था। जिसका मतलब है कि फैसलाबाद में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका 3 मैच खेल चुके हैं, 2 पाकिस्तान जीता है, 1 साउथ अफ्रीका जीता है। जो 2 मैच पाकिस्तान जीता है वो दोनों पाकिस्तान ने 6-6 विकेटों से जीते हैं। तो काफी पुराने रिकॉर्ड हैं ये, इसीलिए मैंने आपको चैंपियंस कप के नंबर्स लाजमी बताए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फैसलाबाद में काफी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डेब्यू किया हुआ है। मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था आपके लिए ये फैक्ट निकालना। अब आप नाम सुनोगे आपको मजा आएगा कि यार अच्छा, इनका भी डेब्यू फैसलाबाद में है। भाई साहब, द ग्रेट वसीम अकरम का ओडीआई डेब्यू फैसलाबाद में है। इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव का डेब्यू फैसलाबाद में है। और किन किन का डेब्यू? पाकिस्तान के मंजूर इलाही साहब का टेस्ट डेब्यू इंडिया के खिलाफ है यहाँ पे 1984 में। शुएब मोहम्मद ने भी बाय द वे वसीम अकरम के साथ ही वनडे का डेब्यू किया था यहाँ पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1984 में ही। मोइन खान और सईद अनवर का टेस्ट डेब्यू दोनों का एक ही मैच में हुआ था 1990 में फैसलाबाद के अंदर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। मोहम्मद अकरम जो कि अब पिशावर जल्मी के साथ रहते हैं, इनका भी डेब्यू फैसलाबाद में ही हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट 1995 में इन ए टेस्ट मैच। मेरे फेवरेट कमेंटेटर और फॉर्मर जिम्बाब्वियन क्रिकेटर पोमी बांगवा, उनका भी टेस्ट डेब्यू यहीं पे हुआ था 1996 में। पाकिस्तान के फॉर्मर स्पिनर दानिश कनेरिया, जो कि आजकल नहीं, पिछले कई सालों से लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते हैं। दानिश कनेरिया का भी टेस्ट डेब्यू सन 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ फैसलाबाद में हुआ था। इंडिया के लेफ्ट आर्म बॉलर जब नए नए आए थे, क्या खूबसूरत इनको हेल्प मिलती थी नए बॉल के साथ। उस जमाने में मुझे बड़े पसंद थे इनका एक्शन। बहुत बच्चों ने कॉपी करने की कोशिश की है। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन डिसेंट करियर। आरपी सिंह, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आरपी सिंह का भी टेस्ट डेब्यू 2006 में पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसलाबाद में हुआ था। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान का ओडीआई डेब्यू फैसलाबाद में हुआ था। इसी मैच में वेस्ट इंडीज के कमाल के बल्लेबाज लैंडन सिमंस, जिन्होंने इंडिया को 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही मार मार के बुरा हाल कर दिया था, इनका भी डेब्यू फैसलाबाद में हुआ था। और पाकिस्तान के खालिद लतीफ और सुहेल खान का भी डेब्यू एक ही मैच में हुआ था, वनडे का डेब्यू अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन 2008। तो इतनी हिस्ट्री है फैसलाबाद की भाई साहब कि क्या मैं आपको बताऊं। ये वो बातें हैं जो मैंने 2 घंटे की रिसर्च में निकाले हैं। और अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम होता, अगर मैं 8-9 घंटे बैठ जाता, तो शायद मैं इससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने रख देता। लेकिन 2 घंटे में मैं जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सका मैंने निकाल के आपको बताई है। तो फैसलाबाद में कोई ये ना समझे कि ठीक है यार फैसलाबाद में ही तो क्रिकेट वापस आ रही है, हु केयर्स। नहीं भाई साहब, ये जितनी आपको हिस्ट्री बताई है, फैसलाबाद की दीवारें, इकबाल स्टेडियम की दीवारें, वो सीटें, वो ग्रास, वो पिच मिस कर रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट को। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे तो ये बोलते हुए। वो मैदान मिस करता होगा कि यार मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट चाहिए।
कोई मुझे भी सुबह सुबह आके पानी लगाए ग्रास पे कि आज यहां पे मैच है। तो मैं बड़ा खुश हूं, फैसलाबाद में वनडे क्रिकेट वापस आ रही है और बाकी पाकिस्तान के मैदानों में भी जल्द से जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट आए, ये हमारी दुआ है। वनडे मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 3 बजे शुरू होना है। इसका मतलब यह है कि हम यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाएंगे दोपहर को 2 बजे। तो लाइव कवरेज के लिए, लाइव स्कोर के लिए, सो कॉल्ड कमेंट्री के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कल दोपहर 2 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, इंग्लैंड में देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके कंट्री के टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा, ये इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक के कवर फोटो पे भी लगी हुई है और यूट्यूब हेडर पे भी लगी हुई है। तो कल इंशाअल्लाह ताला लाइव सेशन में पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 2 बजे आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।